हेलो बच्चों, आज मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगा। फोर्ट्रान लैंग्वेज आपके बीएससी पार्ट 3 के सिलेबस में है। सबसे पहले मैं बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं और फ्लो चार्ट्स के माध्यम से को कंप्यूटर जो भी टास्क परफॉर्म करता है उसको कैसे स्टेप वाइज समझ सकते हैं। तो इस फिगर में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर दिखाया गया है। तो कंप्यूटर के जो यूनिट्स होते हैं इसमें शो किया गया है। इनपुट यूनिट होते हैं, स्टोरेज यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट से कंप्यूटर को डेटा रीड कराते हैं। जैसे इनपुट यूनिट का एग्जांपल अगर लें तो ये हो जाता है आपका कीबोर्ड हो जाता है, माउस हो जाता है या स्कैनर हो जाता है। आउटपुट यूनिट जैसे कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर हुआ, ये आउटपुट यूनिट में आ जाता है, या फिर प्रिंटर हुआ, ये भी आउटपुट यूनिट में आ जाता है। और स्टोरेज यूनिट के दो टाइप के मेमोरी होती हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, या फिर जिस मेमोरी को यूज करके कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है उसको स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। तो ये दो टाइप के स्टोरेज यूनिट होते हैं। एक प्राइमरी स्टोरेज होता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है। प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसमें कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म करता है, उस दौरान अगर कंप्यूटर का पावर शट डाउन हो जाता है तो जो प्राइमरी स्टोरेज में डेटा होता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगा होता है, या फिर हम लोग कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, या सीडी होता है, डीवीडी होता है, या सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाता है। इसका यूज हम लोग करते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, ताकि बाद में यूज़ किया जा सके। और इसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल भी करता है। और इसका जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूटर के परफॉर्म होते हैं इस यूनिट में। और ये तीन यूनिट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, तीनों को मिला के हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी इसे बोला जाता है, या फिर कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं। तो अगर कंप्यूटर से आप ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हटा लेते हैं तो कंप्यूटर में सिर्फ इनपुट और मॉनिटर ही बचेंगे। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जैसे कोई टास्क परफॉर्म कराना हुआ हमें कंप्यूटर से, या कोई प्रोग्रामिंग करनी हुई, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हुआ, कोई कैलकुलेशन कराना हुआ, तो कैसे कंप्यूटर पे बताएंगे। जैसे कोई एडिशन करना हुआ, मल्टीप्लिकेशन करना हुआ, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हुआ, या फिर कोई और नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हुआ, तो कंप्यूटर को कैसे बताएंगे सॉल्व करना है। किसी से कोई टास्क परफॉर्म करवाना होता है, काम करवाना होता है, पहले उसकी लैंग्वेज में हमें उसको समझाना पड़ता है कि आपको ये काम करना है और ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि कंप्यूटर का जो मेमोरी पार्ट होता है उसमें मिलियंस ऑफ सर्किट लाइंस होती हैं, और जो एक लाइन होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और उस सेल में अगर एक फिक्स वोल्टेज देते हैं, नॉर्मली जो 5 वोल्ट का होता है, तो नंबर 1 स्टोर हो जाता है, अदरवाइज 0 स्टोर हो जाता है। तो कंप्यूटर जो होता है ये बाइनरी डिजिट्स में डेटा स्टोर करता है और टास्क को परफॉर्म करता है, कैलकुलेशंस करता है। तो इसी वजह से कंप्यूटर को कोई भी टास्क हम लोग बाइनरी नंबर्स में ही देते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म्स में होता है। तो इसका मतलब अगर कोई हम लोग जैसे कैलकुलेशन कराना हुआ या कोई और टास्क परफॉर्म कराना हुआ कंप्यूटर को से, तो हमको बाइनरी नंबर्स में ही उसको बताना पड़ेगा कि उसको क्या करना है। तो जैसे बाइनरी नंबर्स में एक यहाँ पे शो किया गया है कि कोई
11011010 और ये इतना एक प्रोग्राम टाइप का लिखा गया है, तो इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बोलते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है और उसी लैंग्वेज में हमने एक प्रोग्राम लिख दिया। तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर जो बाइनरी में लिखा हुआ है 1101, तो हर एक वर्ड जो हम लोग टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं कंप्यूटर को, उसको बाइनरी फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा और हर एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए एक बाइनरी नंबर असाइन करना पड़ेगा। तो इससे समझ सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है ये बाइनरी नंबर में प्रोग्रामिंग को लिखना। तो चूँकि शुरू में जब चीज़ें डेवलप हो रही थी, कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो रहा था, तो लोग ऐसा करते थे, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ये। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? क्योंकि हम लोग कोई भी मशीन्स बनाते हैं तो काम को आसान करने के लिए बनाया जाता है, ना कि डिफ़िकल्ट करने के लिए। तो लोगों ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस किया जहाँ पे हम लोग मशीन लैंग्वेज के बजाय नेमोनिक्स का यूज़ करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। नेमोनिक्स मीन्स जैसे अगर हमें एडिशन करना हुआ, ADD, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ऐसे ही कुछ हम उसको असाइन कर देते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड और कंप्यूटर को बताते हैं कि ये टास्क परफॉर्म करना है। तो चूँकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जैसे ये एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया गया है। असेंबली लैंग्वेज में आजकल कोई प्रोग्रामिंग नहीं करता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए और इसको कैसे डेवलपमेंट हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये बताया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज में, ये कंप्यूटर चूँकि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो हमें इसको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि इसके करेस्पॉन्डिंग जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो क्या है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि एक कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा जो इस नेमोनिक्स को करेस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट्स में चेंज करे और कंप्यूटर को बताए कि दिस इज़ द बाइनरी नंबर करेस्पॉन्डिंग टू दैट नेमोनिक्स। तो लोगों ने प्रोग्राम डेवलप किए, इसको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। वो क्या करता है कि जो मशीन ये असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है और उसी में टास्क को परफॉर्म करता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, इसको असेंबलर भी बोलते हैं हम लोग। ये कंप्यूटर में, जिस भी कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज में लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें ये इंस्टॉल होता है, असेंबलर इंस्टॉल होता है। और असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसको सोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं हम लोग, और मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन सिमेटिक डायग्राम के थ्रू दिखाए हैं कि जैसे कोई असेंबली लैंग्वेज है जिसको सोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं, उसके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है असेंबलर, वो क्या कर रहा है, इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है और उस लैंग्वेज में अपने टास्क को परफॉर्म करता है और आउटपुट देता है आपको। अच्छा, तो चूँकि जब हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल रहे हैं, या फिर ये यूँ कहें कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि और भी इजी तरीके से प्रोग्राम लिखा जाए। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या फिर किसी और लैंग्वेज में जो ज़्यादा एक्सेसिबल हो, हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग हो जिसमें ज़्यादा, तो उस लैंग्वेज में, चूँकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल हैं, तो हम लोग इंग्लिश टाइप लाइक लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखते हैं। नेमोनिक्स का यूज करने के बजाय अगर इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाए तो
बहुत ही इजी होगा हम लोगों को समझने के लिए। और बाद में उस प्रोग्राम को हम लोग किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि कंप्यूटर उसको समझता है और टास्क परफॉर्म करता है। तो इस तरह की लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखना हम लोगों के लिए बहुत इजी होता है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है हाई लेवल लैंग्वेज को समझना, लेकिन इस लैंग्वेज को हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर की लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर अपना टास्क परफॉर्म करता है। तो आजकल हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बेसिक हुआ, कोबाल हुआ, पास्कल हुआ, फोर्ट्रान हुआ, सी हुआ, C++, जावा, पाइथन। तो हम लोगों के जो सिलेबस में है फोर्ट्रान जो हाई लेवल लैंग्वेज है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज। ये फार्मूला ट्रांसलेशन से डिराइव हुआ है। हम लोग इसी पे मेन फोकस इसी पे रहेगा हम लोगों का। इसमें मैं एक सैम्पल प्रोग्रामिंग भी डिस्कस करूँगा आज कैसे लिखा जाएगा फोर्ट्रान। बाद में स्टेप वाइज बताएंगे कैसे इसको सीखेंगे, फिर उसके अंदर जो इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखना है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फिगर दिखाया, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा जिसको सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, और उसको कंपाइलर के थ्रू कंप्यूटर में इंस्टॉल है कंपाइलर, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं। वंस कंप्यूटर हैज़ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, इट परफॉर्म टास्क and gives you the result. So तो हर एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए एक पर्टिकुलर कंपाइलर होता है। एक ही कंपाइलर हर एक प्रोग्राम में यूज नहीं होता। जैसे सी लैंग्वेज के लिए सी कंपाइलर होता है, C++ के लिए C++ कंपाइलर, या फोर्ट्रान लैंग्वेज के लिए फोर्ट्रान कंपाइलर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। ये कंप्यूटर जो भी कोई टास्क परफॉर्म करता है एक स्टेप वाइज कैसे परफॉर्म करता है, इसको फ्लो चार्ट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसमें जो अलग अलग बॉक्सेस हैं उसका एक मीनिंग होता है, वो क्यों यूज किए जाते हैं। इसमें कलर्स का कोई मीनिंग नहीं, जस्ट ऐसे ही शो कर दिया है, ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो ये जो शेप है बॉक्स का, इसको स्टार्ट या स्टॉप करना हुआ कोई प्रोसेस उसमें यूज करते हैं। इनपुट या आउटपुट इस बॉक्स से दिखाते हैं। ये डिसीजन बॉक्स है और ये प्रोसेसिंग बॉक्स है। तो सपोज दैट हमें कोई टास्क परफॉर्म करना हुआ तो एक जनरल हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया, ये समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ कुछ इनपुट देते हैं, कुछ इनपुट में कोई नंबर हुआ या फिर कुछ और इनपुट जो भी टास्क के अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पे प्रोसेस करता है, यहाँ पे डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है। डिसीजन के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस को दोबारा करेगा। अगर सेम रिक्वायर्ड रिजल्ट मिला तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज अगेन इट विल डू द सेम प्रोसेस। ओके, सो नाउ after processing this it will give output and we stop. So suppose that हमें 2 नंबर दिया गया है और हमें ये बताना है, कंप्यूटर से ये चेक कराना है कि कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है एग्जैक्ट समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर को रीड कराएंगे, इनपुट कराएंगे कीबोर्ड से या माउस से। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जो भी हम जैसे उसको टास्क देंगे कि हाउ कंप्यूटर डिसाइड दैट दिस नंबर इज स्मॉल आर ग्रेटर देन समथिंग, x is less than y or greater than y, if really our task is to print the smaller number. Okay, so if x is less than y then it will print x. If no, it means that y is less than x, so it will print y, then it will stop. Okay, so
ये बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोगों का हो गया है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई हैं और कोई भी प्रोग्राम लिखना हुआ कैसे लिखेंगे। तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखना है, हम लोगों को फोर्ट्रान लैंग्वेज पढ़ना है। तो फोर्ट्रान लैंग्वेज में एक स्मॉल प्रोग्राम मैंने लिखा है, सर्किल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैं शो करता हूँ। Okay, so this is the program which calculates area of circle. Okay, so what is the area of circle? Pi r square. Pi is 3.14 and r square is this. So here read r means r, if you give the value of this radius it will print the area. Now just ये मैं शो कर रहा हूँ कि कैसे कंप्यूटर में फोर्ट्रान लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिख के एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये एक सिंपल सैम्पल प्रोग्राम है, ये नॉन एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ बता रहे हैं ताकि आप इसको चेक भी कर सकें। हमारे यहाँ हमारे कंप्यूटर में i4 कंपाइलर इंस्टॉल्ड है .f/। तो यहाँ पे जो हमने रीड आर की वैल्यू अगर हम मान लीजिए 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो एरिया निकल के आता है सर्किल का 12.5। ओके, यू कैन कैलकुलेट दिस यूजिंग दिस कैलकुलेटर। एक्चुअली कैलकुलेटर इज आल्सो another program. So pi r square, pi is 3.14. if you put value of r is 2, then it will be 4, r square will be 4. So multiply 3.14 into 4, it will be 12.56। ओके, यू विल सी दशमलव के कितने डिजिट तक ये दिखा रहा है रिजल्ट। तो एक रफ आइडिया है, मिल गया। तो सपोज दैट हम वैल्यू ले लेते हैं इसका रेडियस का 4, तो एरिया कितना निकल के आया 50.24। ओके, तो यू कैन चेक दिस यूजिंग दिस कैलकुलेटर। तो एग्जाम्पल समझा दिया कि कैसे इसमें फोर्ट्रान में प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, जैसे कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जिसको एनालिटिकली सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, तो न्यूमेरिकली ही सॉल्व करना होता है, तो वहाँ पे इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ये चीज़ें तो हम लोग एनालिटिकली बता सकते हैं, एरिया क्या होता है सर्किल का या सिलेंडर का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं। लेकिन कुछ नॉन लीनियर इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग न्यूमेरिकली ही सॉल्व कर पाएंगे, एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।